नमस्कार, संतुलन के समीकरण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने खेल की दुनिया में क्यों हो रहे हैं फेल विषय पे कुछ एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की। तो चलिए आज हम फिर से इसी विषय पे कुछ और लोगों की राय जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी वजह है जिससे भारत उस तरह से खेल क्षेत्र में अपना डंका नहीं बजा पा रहा है जैसा हम चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कार्यक्रम में की जो प्रोड्यूसर हैं पूनम ऋतु सेन से जानते हैं कि उनके विचार क्या है, ऐसा क्या फैक्टर है जो खेल में हमें आगे आने के लिए रोक रहा है या बाधा पैदा कर रहा है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहली बात, हम जिस जगह से आते हैं, जिस देश से आते हैं, भारत, वहाँ जब जब हमने खेल की बात की है वहाँ पढ़ाई साथ साथ लेकर चला है। अगर हम खेल की बात करते हैं तो वहाँ पढ़ाई सबसे पहले आता है। तो क्यों अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो मैं पढ़ाई के साथ ही एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे कोई बच्चा है वो आईआईटी क्रैक करता है तो उसके लिए फिज़िक्स का एक टीचर होता है, मैथ्स का अलग टीचर होता है, केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर होता है। तो विषय विशेषज्ञ होता है, तब जाकर बच्चा उस कंपटीशन को या फिर उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर पाता है। भारत में अगर हम खेल की बात कर रहे हैं, क्या हर एक खेल के लिए एक खेल विशेषज्ञ है, क्या एक खेल कोच है? सबसे बड़ा सवाल यहीं पर ही उत्पन्न होता है। क्या हम बैडमिंटन की बात कर रहे हैं तो क्या बैडमिंटन का कोच हर एक स्कूल में, हर एक ज़िले में है? क्या हम हॉकी की बात कर रहे हैं तो हॉकी का जो प्लेयर है या उसका कोच है वो हर एक ज़िले में या हर एक स्कूल में उपलब्ध है जो बच्चों को गाइड कर सके उसकी टेक्निकलिटी? तो बात सबसे पहले ये आती है, अगर हमें खेलों में आगे बढ़ना है तो उसके लिए सुविधाओं के साथ साथ उसे बढ़ाने के लिए कोचेस की भी आवश्यकता है। ये तो बात हुई कोचेस और सुविधाओं की। साथ ही साथ अगर हम आज की बात करें तो हर एक खेल में टेक्निकलिटी की बढ़ोतरी हुई है, टेक्निक की बढ़ोतरी हुई है। तो उस टेक्निक का उपयोग हर घर तक पहुँचे कि किस तरीके से हर एक खेल में इम्प्रोवाइज़ हुआ जा रहा है। क्रिकेट में एक छोटी सी छोटी भी बदलाव होती है, बदलाव किया जाता है क्रिकेट में, तो उसे हम तुरंत ही एडॉप्ट कर लेते हैं और उसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन साथ ही साथ हर एक खेल में बदलाव किए जा रहे हैं तो उसे भी घर घर तक, लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। बैडमिंटन, शतरंज, फुटबॉल, हॉकी कुछ ऐसे खेल हैं जो लगातार उसमें हम खिलाड़ियों के आगे आने की स्थिति हम देख रहे हैं और नेशनल प्लेयर के साथ साथ अब इंटरनेशनल प्लेयर भी बनकर हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हर एक स्कूलों तक नहीं पहुंच पाई है, हर एक जगह तक नहीं पहुंच पाई है। तो सबसे पहले वहाँ पर सुधार की आवश्यकता मुझे नज़र आ रही है। अभी हमने सुना कि भारत में अपार संभावनाओं के बीच कुछ कमियां बाकी रही हैं जिसे दूर किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में चलिए अब सुनते हैं छत्तीसगढ़ की स्टार प्लेयर आकर्षी कश्यप, जो कि एक इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने कई वर्ल्ड टूर्नामेंट खेले हैं और जीते हैं। अब इस कार्यक्रम के बारे में आकर्षी से जो बातचीत हुई तो उन्होंने जापान में अपने टूर्नामेंट के दौरान कुछ संदेश भेजा है। तो आइए सुनते हैं क्या है उनका कहना। नमस्ते, मैं आकर्षी कश्यप, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी और जो 2024 ओलंपिक्स रहा है उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी निराशाजनक था। एक ही गोल्ड मेडल नहीं मिल पाए और मुझे ऐसा लगता है कि इसका रीज़न ये हो सकता है कि इंडिया में इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अवेलेबल नहीं होते हैं प्लेयर्स को। जैसे कि ये योकोहामा अरीना है, तो जब भी ये जापान का योकोहामा अरीना है, मैं अभी जापान में हूँ, तो जब भी हम लोग जो है इंडिया से बाहर आते हैं जो प्लेयर्स हैं, तो यहाँ पे इतने बड़े अरीना में हम खेलते हैं और वहाँ पे हम थोड़े कम फैसिलिटीज़ में खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होता है। 1-2 पॉइंट से ही हम काफ़ी इवेंट्स हारे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इंडिया में इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहे हैं और प्लेयर को अच्छे कंडीशन, अच्छे ट्रेनर्स, स्पारिंग पार्टनर्स हो गए और एक हेल्दी कंपटीशन हो गया, ये सब चीज़ की कहीं ना कहीं कमी है। तो अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ध्यान दें और प्लेयर्स को ग्रास रूट लेवल से हम ट्रेनिंग देना और मोटिवेट करना चालू करें, तो आने वाले फ्यूचर में हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि बाहर के जो कंट्रीज़ है उसमें जो टॉप प्लेयर्स रहते हैं उनके बाद उनका बी ग्रुप, सी ग्रुप ऐसे करके काफ़ी लेवल्स डिवाइडेड रहते हैं। तो जब ए ग्रुप रिटायर होता है तो उनका बी जो बैच है वो ऑलरेडी रेडी रहता है, जब बी रिटायर होता है तो सी रेडी रहता है, तो उनकी मेडल जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। तो
हमें भी इस तरीके की चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि टॉप प्लेयर्स के साथ साथ हम जो सेकेंड ग्रुप के प्लेयर हैं, थर्ड ग्रुप के प्लेयर हैं, उनको भी हम उतना ही ध्यान दें, उतनी ही फैसिलिटी दें। जैसे कि हम सुनते हैं कि टॉप प्लेयर्स के ऊपर इतने करोड़ खर्चा हुए, तो उससे थोड़ा कम अमाउंट अगर हम थोड़े नीचे के प्लेयर्स पर भी ध्यान दें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, स्पेशली उन खेलों में जिसमें इंडिया ऑलरेडी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, शूटिंग हो गई, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जैवलिन थ्रो। तो इन सब में इंडिया जो है वो पहले से ही अच्छा कर रहा है और काफ़ी डोमिनेंट है, तो हम इन सब स्पोर्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं। और जिन स्पोर्ट्स में इंडिया पार्टिसिपेट अच्छा नहीं कर पा रहा है, जैसे कि 2024 ओलंपिक्स में 32 इवेंट्स हुए थे, 40 इवेंट्स होते हैं, जिसमें 34 इवेंट्स हुए थे समर ओलंपिक्स में, और चाइना ने 33 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, वहीं इंडिया ने सिर्फ 16 इवेंट्स में ही पार्टिसिपेट किया। इंडिया के सिर्फ 110 प्लेयर्स जो थे वो गए थे और चाइना के 388 प्लेयर्स गए थे। तो ये जो डिफरेंस है, जो हमारे प्लेयर्स के जाने मतलब प्लेयर्स के पार्टिसिपेट करने का जो डिफरेंस दिख रहा है हमें और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा मेडल टैली जो है वो बाकी कंट्रीज से कम थी। हमारे साथ हमने बातचीत की नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर में दो सगी बहनें हैं, शुभ और काम्या। वो क्या कहती हैं, वो राजनांदगांव से हैं, तो वो किस तरह से इस पूरे विषय को देखती हैं, चलिए उनकी बातचीत सुनते हैं। हम आज साई हॉस्टल में खड़े हैं, जो नेशनल लेवल का हॉस्टल है। यहाँ पे कई खेलों पे यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है, और हम एक परिवार से बात करने वाले हैं ओलंपिक पर, कि ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं आते हैं। हमारा इस बार भी हमारे पास पूरे क्षेत्र में मेडल कम आया, वॉलीबॉल में तो शायद आया भी नहीं, और बहुत सारे गेमों में हमको मेडल ओलंपिक में नहीं मिल पाते। हम ऐसे परिवार से बात कर रहे हैं जिनका पूरा परिवार, और दो लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां जो परिवार की हैं, दोनों स्पोर्ट्स में बिजी रहती है। इनका पूरा परिवार इनको स्पोर्ट्स से साथ देता है। आपका नाम शुभी? दीपांशु। आपका नाम शुभी? काम्या। हाँ, ये दो लड़कियां हैं, एक ही परिवार की हैं, और दोनों स्पोर्ट्स में खेलने आती है, और इन लोग को इन्हीं लोग पे आशा है कि कभी कल को हम महिला उसमें वॉलीबॉल में और महिला तो अन्य गेमों में हमको ओलंपिक के पदक मिलेगा। पहले तो आपका एशियन न्यूज में स्वागत है, बताइए, नाम बताएं। काम्या नाम है मेरा। हाँ। मैं एसटीसी राजनांदगांव के यहाँ पे रहती हूँ, और ओलंपिक में ज़्यादातर हमारे यहाँ पे मेडल्स इसलिए नहीं आते क्योंकि हम लोग को बचपन से जैसे खेलने के लिए बोलते नहीं है, कि बचपन से इस चीज़ में ऐसा बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और खास करके लड़कियाँ हर टीम बहुत कम दिखती है। बास्केटबॉल में लड़के बहुत रहते हैं, और लड़कियां को ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ, तो घर में रहते हैं। तो लड़कियों को ऐसे बोलते हैं ना कि छोटे शॉर्ट्स है, ऐसे हाफ टी शर्ट में नहीं खेलने देते। पर ऐसे हमारे यहाँ पे बोले कि हमारे घर वालों ने बोला कि खेलो खेलो खेलो। हम लोग भी यही चाहते हैं कि जहाँ हम लोग को मेडल नहीं लगा, ओलंपिक इतने बड़े शहर गए थे, पेरिस गए, वहाँ हम लोग को मेडल नहीं लगा, बस उसीलिए खेल रहे कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, एक मेडल दिलाना है। आप दोनों लड़कियां हैं, बचपन से आप लोग को क्या लगता है, आप लोग साई हॉस्टल में आप लोग को सिलेक्शन हुआ होगा, है ना? तो आप लोगों को कब पता चला कि आप लोग दोनों एक ही घर की बच्ची हैं दोनों, और दोनों स्पोर्ट्स में, तो कब पता लगा कि आप लोग को खेलना चाहिए? अब मैं तो बचपन से खेल रही हूँ, तो मेरे पापा कभी मना नहीं करते थे ऐसे खेलने से कि मत खेल या फिर कभी ग्राउंड नहीं जा। मेरे को हमेशा से पापा बचपन से फोर्स करते कि ग्राउंड जा। अभी भी कभी भी नहीं जाती तो सुबह उठाते हैं और फोर्स करके भेजते जब मैं नहीं जाती फिर भी। तो पापा का सोच ऐसा नहीं है कि बेटी को नहीं खिलाना है या फिर बेटी को सिर्फ पढ़ाते रहना है या घर से बाहर नहीं भेजना है। किसी का होता है ना सोच कि घर से बाहर ही नहीं भेजना बेटी को। आप लोगों को कुछ कठिनाई नहीं आती, जैसे रात हो जाती होगी जब आप लोग साई हॉस्टल में नहीं थे, तो थोड़ा सा डर और नहीं लगता है? नहीं, हमको डर नहीं लगता क्योंकि हम वैसे आजू बाजू वाले कुछ नहीं बोलते? नहीं, आजू बाजू वाले कुछ भी बोले हमको उससे क्या मतलब है। जब हमारे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो बाजू वालों का क्या ही सुनना है फिर। अब मैं आता हूँ पदकों पे। आप लोग को क्या लगता है भारत को पदक जो नहीं आता है इसमें, तो उसका रीजन क्या है? चलिए आप लोग। सबसे पहली बात तो ये कि टैलेंट पहले हमारी बात की छुपाया जाता है कि ये पढ़ाई में ज्यादा अच्छा है, इसको पढ़ाई करवाओ। इसमें हर बच्चे को ये नहीं देखते कि इसको खेलने भी भेजना चाहिए। हर बच्चे को ये देखते कि पढ़ाई में इसका फ्यूचर रहता है तो इसको पढ़ाई में भेजो।
अभी भी खेल और पढ़ाई एक साथ कर सकते हैं, पर कई पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, इसको खेल में नहीं डालना, दुनियादारी अभी ये नहीं देखा है, अभी इसको पढ़ाई करवाना है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो उस वजह से बच्चे का शायद टैलेंट भी दब जाता है। बच्चों का तो बचपन से मन रहता है कि कुछ खेलना है खेलना है। धीरे धीरे वो अभी जो ये शौक है ना, वो बच्चों का मन है कि खेलना है खेलना है, फिर धीरे धीरे ये शौक अलग चेंज होता है कि मेडल दिलवाना है। अभी जब ओलंपिक में देख रहे हैं कि अगर बास्केटबॉल में भी टीम गई तो एक भी इंडिया की टीम नहीं गई है। इंडिया के बास्केटबॉल में बहुत कम है, हॉकी गई है, हॉकी भी 3rd पोजीशन लाई है। हमारे देश में सबसे पहले तो ये कि लड़कियों को खेलने नहीं देते थे पहले के ज़माने में। अगर उस टाइम से अगर देते तो अभी तक लड़कियां बहुत आगे चली जाती, या लड़कियों का पोजीशन कहीं और होता। अभी लड़कियों में कंपटीशन भी ज़्यादा है, बट फिर भी लड़कियों को खेलने नहीं दे रहे, उनके पेरेंट्स आजकल भी नहीं दे रहे। यहाँ पे कुश्ती में भी विनेश फोगाट भी डिस्क्वालीफाई हुआ 100 ग्राम की वजह से, पर वो भी बहुत अच्छा खेली, बहुत आगे तक गई, वरना उसको भी अच्छा खासा मेडल लगता, पर वो 100 ग्राम की वजह से डिस्क्वालीफाई। लास्ट फाइनल अब बोलते हैं कि छोरिया छोरों से कम है नहीं तो एक चीज और पूछ रहा हूँ कि जैसे आप लोग महिला हैं, विदेशी जो महिला है, आप लोग नेशनल प्लेयर हैं, तो उन लोग आप लोग से ज्यादा स्ट्रांग है क्या? क्या कारण है कि ज्यादा स्ट्रांग है? आब हवा है, उनका वातावरण है, कि आप लोग भी उनको टक्कर दे सकती हैं? हम दे सकते हैं। हम यहाँ उसके पे लिए दिन रात मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग टक्कर दें। टक्कर दे सकते हैं। हम तो आपको ऐसा लगता है कि आप लोग की जो मील होता है, आप लोग का जो प्रोटीन और ये सब है, उसमें और ध्यान देना चाहिए? यहाँ पे सब तो बहुत क्वालिटी से दे रहे हैं, सारी चीजें बहुत अच्छा है यहाँ पे। बचपन से होगा तो होगा क्या? बचपन से तो आप लोग हाँ। खेलना कब से चालू किए दोनों? मैं तो जब क्लास 3 में थी तब से खेल रही हूँ। नहीं, प्रोफेशनल कब से चालू किया? प्रोफेशनल तो अभी 5-6 साल हुआ है। बस यानी अभी आप कितने साल के हो? अभी मैं हूँ 18 साल की। यानी आप 12 साल से प्रोफेशनल खेलना चालू हाँ हाँ। किए। और आप कब से प्रोफेशनल चालू किए? मेरा 2020 से स्टार्ट हुआ और मैं अभी 14 की हूँ, एज तो 14 है। भविष्य में लगता है कि भारत पदक लाएगा? हम यहाँ पे दिन रात इसीलिए करते हैं कि भारत को जिताए, क्योंकि जब मेडल नहीं आता तो भारत वालों को सबसे ज्यादा इसी बात का और अफसोस होता है ऐसा- कि टैलेंट इस जगह पे दबाया जाता है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। ऐसा ट्राई करेंगे हम, बिल्कुल फोर्स, मतलब कोशिश करेंगे कि इस अगली बार भारत को गोल्ड तो आए। आप दोनों बहनों में या- ज्यादा अच्छा कौन खेलता ये खेलती है। है? ये ज्यादा अच्छा खेलती है, तो ऐसे जलन नहीं लगती? नहीं, मेरी बहन है ना, मैं क्यों चलूंगी। चलिए, ठीक है। ठीक है। ये देखिए, हम दो बहनों से बात कर रहे थे जो दोनों वॉलीबॉल बास्केटबॉल यहाँ से खेलती है और नेशनल प्लेयर है, सौम्या और काम्या। काम्या, अभी हम दो बहनों से बात कर रहे थे, काम्या और दीपांशु, जो यहाँ से बास्केटबॉल में नेशनल प्लेयर भी हैं और दो बहनें हैं और घर से खेलती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये घर से खेलती हैं और इनका घर इनको स्पोर्ट्स में साथ देता है। अगर ऐसी साथ देगा तो आने वाले समय में हमको हो सकता है ओलंपिक में भी कुछ पदक मिले। हमने बातचीत की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर मृणाल चौबे से, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया है, देश की तरफ से गए हैं और विदेशों में खेल के आए हैं। वो जमीनी हकीकत क्या है, किस तरह से उनका संघर्ष रहा, चलिए उनसे भी चीजों को समझते हैं। राजनांदगांव में खड़े हैं और हम राजनांदगांव में एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिनका नाम मृणाल चौबे है। 10 साल 2003 से 2013 तक भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजनांदगांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये ने 10 साल इंडियन टीम से खेलना। और आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से हम ओलंपिक में हालांकि इस बार पदक जीते हैं, लेकिन बाकी खेलों में और बहुत सारे खेलों में हमको पदक नहीं मिलते हैं, और क्या कारण है कि छोटे छोटे देश हैं, रूस तो बड़े देश है, लेकिन बहुत सारे छोटे देश स्वर्ण पदक ले आते हैं और हम लोग नहीं ला पाते हैं। चौबे जी, पहले तो एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसलिए भी धन्यवाद कि आप बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं कि क्यों खेल हमारे देश में उस स्तर पर नहीं जा पा रहा है जिस स्तर पर चाइना और यूएसए है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें एकदम बेसिक उससे स्टार्ट करने की आवश्यकता है। बेसिक हमारा स्कूल है, हमारा गांव है। जब हम वहाँ से शुरुआत करेंगे और वहाँ से टैलेंट को सर्च करेंगे, टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद जो बच्चा हमको जिस खेल के लिए उपयुक्त नजर आ रहा है, जैसे किसी का बॉडी मास अच्छा है तो वेट लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग है, इन खेलों के लिए वो बढ़िया कर सकता है। किसी में स्पीड है तो वो एथलेटिक्स में जा सकता है, किसी में
लचीलापन है तो हॉकी है। ऐसे टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको सही रास्ते में दिखा करके स्कूल के जो जवाबदार लोग हैं और गांव में जो पंचायत में जो शिक्षक पीटीआईज वगैरह रहते हैं उनको काम करने की आवश्यकता, बेसिक से हमको शुरुआत करने की आवश्यकता है। बेसिक में ग्रास रूट लेवल पर हमको बहुत बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। जब हम ग्रास रूट लेवल पर काम करेंगे, नंबर ऑफ प्लेयर्स, कहा जाता है कि क्वालिटी कम्स फ्रॉम क्वांटिटी, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स जब बढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिक उसका असर जो है ऊपर लेवल पर देखने मिलेगा। 150 करोड़ की जनसंख्या है और आप देखेंगे अभी बस्तर से तीरंदाजी और कई खेलों में कुछ अच्छे प्लेयर निकले। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के खेलों के लिए प्रतिभा है? देखिए, मैं भी क्रिकेट में नेशनल टीम से रहा हूँ जब मध्य प्रदेश था, तो उस समय महसूस होता था कहीं कुछ हमारे पास जो हमारी क्षेत्रीय वातावरण है, क्षेत्रीय स्थिति है, जो हमारा, तो उसके कारण क्या पावर में कमी आती? हरियाणा और पंजाब के लोगों में पावर ज़्यादा रहता है। देखिए, अगर हम कंपेयर करें हरियाणा और पंजाब से तो पावर अपनी जगह है, लेकिन उनका जो बेस है, बेस एक खेल की मानसिकता उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। जब उनके जो देखा जाए कि शुरुआत से ही उनके परिवार में खेल की भावना, खेल के प्रति जागरूकता, ये सब वहाँ पर, और वहाँ पर स्कीम्स इतने अच्छे हैं कि ऑटोमेटिकली बच्चा प्रभावित होकर के खेल को अपना कैरियर बनाने के लिए आगे बढ़ता है। तो एक रोल मॉडल की तरह हमें ऐसे स्टेट्स को भी देखने की आवश्यकता है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि अच्छे चीज़ों को सीखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो स्टेट्स अच्छा कर रही है उसको एक रोल मॉडल के तौर पर हम देख सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं, वहाँ क्या अच्छा हो रहा है। और रहा सवाल खेल का, तो खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में व्यापक संभावनाएं हैं। आपने बात किया जसपुर का, जसपुर बस्तर इलाका आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर खिलाड़ियों में इतनी ज़्यादा क्षमता है कि यदि उनको तराशा जाए, और जैसा मैंने कहा कि जिस खेल में जो खिलाड़ी हमें नजर आ रहा है कि आगे बढ़ सकता है, वो टैलेंट को आइडेंटिफिकेशन करते हुए उस खिलाड़ी को उस खेल में आगे बढ़ाया जाए। जैसे तीरंदाजी है, उनके खून में तीरंदाजी रहता है, आदिवासी जो हमारे भाई बहन है, मलखम्ब है। हॉकी जो है, स्ट्रेंथ और स्टेमिना जो है, उनमें नेचुरल स्टेमिना रहता है आदिवासी अपने पहाड़ी भाइयों इलाके में उनका जन्म होता है, उस तरफ बिल्कुल चलते हैं। बिल्कुल। और ग्रास रूट लेवल पर काम करने की आवश्यकता है। यही तो ग्रास रूट लेवल है। हम बात कर रहे हैं जसपुर, हम बात कर रहे हैं बस्तर, हम बात कर रहे हैं वहाँ के गांव के, वहाँ के बच्चों की, तो यही ग्रास रूट लेवल है। और एक प्लानिंग की आवश्यकता है। प्लानिंग जो है बहुत व्यापक रूप से, एक कंफर्ट जोन होता है, अधिकारियों का एक कंफर्ट जोन होता है, खेल के शिक्षकों का एक कंफर्ट जोन होता है। उस कंफर्ट जोन से हट करके काम करने की आवश्यकता है, अपने लेवल से ऊपर हट करके, मतलब अपने स्तर को बढ़ा करके काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस मानसिकता के साथ हम रहे कि 1 घंटा हमारा ड्यूटी है, उस ड्यूटी में ही हम जितना हो सके करवाएंगे, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर इंटरेस्ट की आती है कि आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए कुछ काम करने का, हर स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। तो बैठ करके प्रॉपर प्लानिंग करने की आवश्यकता है। ग्रास रूट लेवल है, ग्रास रूट लेवल के बाद में फीडर सेंटर जिसे हम कह सकते हैं, फीडर सेंटर के बाद में एक जिला स्तर पे एक सेंटर होना चाहिए, जिला के बाद में स्टेट लेवल पर एक सेंटर होना चाहिए, जो चिन्हांकित चयनित खिलाड़ियों को वहां रख करके। रेसिडेंशियल स्कीम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। रेसिडेंशियल स्कीम्स के नाम पर 2-3 जिलाओं में ही खेल के रेसिडेंशियल स्कीम्स है। इसलिए आवश्यकता है रेसिडेंशियल स्कीम्स की, क्योंकि जब खिलाड़ी वहां रहेगा, रेसिडेंट स्कीम के तहत वहां पे रहेगा, वहां उसको डाइट की सुविधा प्रदान की जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं घर में खिलाड़ी मेहनत करके जाता है और घर जाने के बाद उसको उस प्रकार से डाइट नहीं उपलब्ध हो पाता जिसको एक खिलाड़ी की आवश्यकता रहती है। तो एक बैलेंस डाइट की उसको भरपाई हो पाएगी। टाइम पे ग्राउंड आना, टाइम पे ग्राउंड से जाना, इन सब चीज़ों का व्यवस्था रेसिडेंशियल स्कीम्स। फिर फिजियोथेरेपिस्ट, कोई इंजरी यदि उस खिलाड़ी को होता है तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से उसके इलाज की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है। तो एक रेसिडेंशियल स्कीम्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारे यहाँ पर। और इससे भी बड़ी आवश्यकता है हमारे यहाँ पर प्रशिक्षकों की बहुत कमी है, तो प्रशिक्षक भर्ती करने की भी आवश्यकता है। यदि हम बात करें, मैं अपने हॉकी खेल की बात करूं तो गिनती से 3-4 प्रशिक्षक पूरे छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है जो हॉकी के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। तो प्रशिक्षक भी भर्ती करने की आवश्यकता है, और प्रशिक्षकों का एक लेवल भी निर्धारण करने की आवश्यकता है। हमारे देश में, भारत में, प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए सबसे बड़ी संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। पटियाला और बेंगलोर में इसके ब्रांचेज हैं।
तो वहाँ पर से उत्कृष्ट कोचेस जो है आते हैं हमारे देश में अपना सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। वहाँ पर एक लेवल निर्धारित किया गया है, लेवल जो एग्जाम होता है, फिजिकल ट्रेनिंग होता है, उसके बाद में लेवल निर्धारित किया गया है, लेवल सी, जिसे हम ग्रेड सी कहते हैं, फिर ग्रेड बी और ग्रेड ए। तो इस प्रकार से लेवल निर्धारित है। तो वो जो लेवल पास कर रहे हैं उस हिसाब से उस कोच को जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है। ये नहीं कि हम कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल लिए हैं मान लीजिए और वहां पर हम लेवल सी के कोच को बोल रहे हैं कि आप जाइए और ट्रेनिंग करवाइए। इस सवाल में दो सवाल है, राजनीति और अगर कोई व्यक्ति, कोई पेरेंट्स अगर खेल में भेजते हैं तो क्या उस बच्चे को रोजगार की क्या व्यवस्था है? आप तो चलिए इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 10 साल तक आपने टीम से खेला है, कहना आप राजनांदगांव के रत्न बोला जाएगा, खेल रत्न बोला जाएगा, तो बेटा तो क्या है इसमें बताइए? देखिए, रोजगार और राजनीति में क्या स्थिति है? मैं तो ये कहता हूं कि जब खिलाड़ी खेलना शुरू कर रहे हैं तो उसकी एक सूत्र मानसिकता ये होनी चाहिए कि हमें स्वस्थ रहना है और आज के समय में जैसा कहा जाता है कि मोबाइल और टीवी से दूर रहना है। हाँ। लेकिन हम बात करें कि आगे चल करके खिलाड़ी का खेलने के बाद में भविष्य क्या, तो इसके लिए बहुत सारे उत्तर है। जैसे हम जिस प्रांगण में खड़े हैं अभी, चिखली स्कूल का यह प्रांगण है, यहाँ पे वार्ड वासियों ने एक अवेयरनेस लिया, एक मीटिंग करके यह सुनिश्चित किया कि हमारे बच्चों को सही लाइन में, और सही लाइन का मतलब है कि उनको नशा से दूर रखना है, उनको बुरी संगतियों से दूर रखना है। तो ये कैसे हो पाएगा? तो ये हो पाएगा ग्राउंड से जुड़े रहने से। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यदि कोई बच्चा हासिल कर रहा है ग्राउंड से जुड़े रहने पर, तो वह होता है कि वह अपने आप को स्वस्थ रखता है और गलत चीजों से दूर रखता है। लेकिन हम बात करें कि उसके बाद क्या, तो उसके बाद जैसे फिजिकल एक्टिविटीज खिलाड़ी करता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने फिटनेस के प्रति ध्यान देता है, तो आगे चल करके जैसे पुलिस में बहुत सारे वैकेंसीज निकलते हैं, उसमें फिटनेस टेस्ट होता है, तो उसमें आप जो है अच्छा करके ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़, विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, वन विभाग है, बहुत सारे ऐसे विभाग है। ये तो हो गया फिटनेस के माध्यम से नौकरी पाने की बात। लेकिन प्योरली अगर खेल से नौकरी पाने की बात करें तो उसमें भी व्यापक संभावना है। हमारे प्रदेश में सरकार के द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी के माध्यम से अगर कोई आदमी स्टेट लेवल में खेलता है तो उसको नौकरी मिल सकती है? बिल्कुल, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पे राज्य सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के द्वारा स्टेट में, नेशनल में मेडल प्राप्त करने पर प्रोत्साहन देने की योजनाएं हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के माध्यम से जो खिलाड़ी उत्कृष्ट है उसको उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करते हैं और उसके माध्यम से उन खिलाड़ियों को उनके एजुकेशन के बेस में नौकरी देने का भी प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार में किया गया है। और इसके अलावा भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं जैसे रेलवेज हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, ONGC हो गया, पब्लिक सेक्टर्स के बहुत सारे संस्थाएं हैं, वहां पे भी यदि उत्कृष्ट खेलते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो वहां पर भी रोजगार की संभावनाएं हैं। तो फिटनेस से या खेल के जुड़ने से बहुत सारी संभावनाएं खुलती है, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं और सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि खिलाड़ी और बच्चा स्वस्थ रहता है और अपने आप को व्यस्त रखता है। राजनीति पे बोलता हूँ, कुछ राजनीति का असर पड़ता है क्या? देखिए, मैं अगर अपनी मानसिकता की बात करूं तो मेरा मानसिकता ये है, जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है उस क्षेत्र में उसको अच्छा करना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में है तो राजनीति के क्षेत्र में राजनीति है, राजनीति के क्षेत्र में मतलब खेल में राजनीति कहा जाए तो देखिए, टैलेंट जो होता है ना खिलाड़ी का, टैलेंट को कोई नहीं दबा सकता। यदि आउटस्टैंडिंग प्लेयर है तो कितना ही राजनीति क्यों ना हो, वो खिलाड़ी उभर करके सामने आएगा। राजनीति खिलाड़ी को एक टूर्नामेंट में दबा सकता है, एक मैच में दबा सकता है, लेकिन टैलेंट यदि किसी खिलाड़ी में है तो वो किसी न किसी मैच में क्लिक करता है और किसी न किसी मैच में क्लिक करके वो आगे बढ़ने की संभावनाएं उसके पास रहती है। बात करने के धन्यवाद। देखिए, हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव के रत्न अपने साथ मृणाल चौबे जी, जिन्होंने 10 साल तक भारतीय टीम का नेतृत्व किया है, 2003 से 2013 तक। देखिए, बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं या वो उम्मीद करते हैं कि वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएंगे, उससे उनको कुछ मिलेगा, पर कुछ लोग ऐसे जुनूनी होते हैं कि जो समाज के लिए काम करते हैं। मुश्ताक अली प्रधान लगातार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वो काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं, कि उन्होंने फुटबॉल के ऐसे प्लेयर तैयार किए हैं और वो लगातार लंबे समय से कोचिंग कर रहे हैं। तो वो क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, चलिए उनसे भी सुनते हैं। देखिए, किसी भी खेल के लिए, ओलंपिक में जाने के लिए बहुत लंबी दीर्घकालीन योजना बननी चाहिए और इसमें गवर्नमेंट का पूरा तरह से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और जो भी संस्थाएं हैं, जो भी इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें ग्रास रूट से ही खिलाड़ियों को लेकर
ट्रेनिंग सेशन चलाना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर चलाना चाहिए और विश्व स्तर के प्रशिक्षकों को रख के शुरू से ही आपको ये तय करना है कि ओलंपिक में भेजने से पहले उन्हें ओलंपिक के क्वालिफाइंग राउंड तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उससे गुजरने के लिए उनको कड़ा अभ्यास कराना पड़ेगा, उनको सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी, उच्च स्तरीय मैदान उपलब्ध कराने पड़ेंगे। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे ग्राउंड नहीं होंगे, अच्छी ट्रेनिंग मटेरियल नहीं होंगे, अच्छे ट्रेनिंग कोच नहीं होंगे, तब तक ये सब चीज़ें संभव नहीं हैं और इसको करना बहुत ज़रूरी है। देश की 140 करोड़ की आबादी है, टैलेंट की कमी नहीं है, खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उन तक गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसकी वजह से हम मुश्किल से 8-10 खेल में ओलंपिक में भाग ले पाते हैं, जबकि दूसरे छोटे छोटे देश हैं उनके 100 से भी ज़्यादा खिलाड़ी अलग अलग खेल में ओलंपिक में भाग ले रहे हैं और यहाँ तक मेडल ला रहे हैं और हम मेडल में भी बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। पिछले साल की बनिस्बत इस बार फिर मेडल की भी संख्या कम हो गई, जबकि हम ये बता रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। तो खिलाड़ियों को जब तक अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेगी, अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और सबसे बड़ी चीज़ है कि बजट, खेल का बजट इतना लंबा चौड़ा होना चाहिए कि आप उस पैसे से जो है खिलाड़ियों की जो शुरू की ज़रूरतें हैं वो पूरी करें और उनको अच्छा डाइट दें, साइंटिफिक तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो और सारा खर्च जो है वो गवर्नमेंट करे। अब खिलाड़ियों को टैलेंट देख लें कि कौन से खिलाड़ी किस खेल के लायक है, तो ग्रास रूट से ही टैलेंट को निकाल के उनको ग्रास रूट से ही ट्रेनिंग दी जाएगी। 4-5 साल लगातार ट्रेनिंग होगी मजबूत, तब जाके हम ओलंपिक में कई खेलों में भाग ले पाएंगे और पूरी संभावना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हिंदुस्तान के लिए ला सकते हैं। बहुत से खेल ऐसे हैं जिसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं और हॉकी वापस फिर से उभर के सामने आ रही है और हॉकी में हम लगातार मेडल ला रहे हैं। उसका कारण है कि हमने विश्व स्तर का खेल मैदान खिलाड़ियों को दिया उड़ीसा में और लगातार बड़े मैचेस खेले और अच्छे मैदान में खेल के गए, तो उसका बहुत फ़ायदा मिला और इसी सभी खेलों में आप अवसर प्रदान करेंगे तो खिलाड़ियों की टैलेंट की कमी नहीं है और हम मेडल ज़रूर लाएंगे। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेख अहमद से हमने इस विषय पे बातचीत की। चलिए उनकी भी बात को ध्यान से सुनते हैं। निश्चित रूप से हम विश्व गुरु की ओर हैं, अग्रसर हैं। हम चाइना को और यूएसए को और जितने ऑस्ट्रेलिया जितने भी आज पदक मेडल है उनसे भारत का नाम सर्वश्रेष्ठ गिनतियों में आता है। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि आज जो हमारे खिलाड़ी 140 करोड़ के देश में हमको मात्र 6 पदक मिले, जो एक इसका निश्चित रूप से हमको वो करना चाहिए कि आगे मेहनत करना चाहिए कि आगे इसमें कैसे मेहनत किया जाए। सरकार इसमें क्या हस्तक्षेप करके मेडल लाने के मेडल विजेताओं को जो इनाम बांट रही है उसके अलावा खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए बजट सेंक्शन करे और खिलाड़ियों को प्रॉपर सुविधा दे, तो निश्चित रूप से हम आगे विश्व में एक पदक मेडल में तालिका में हम आगे रहेंगे। छत्तीसगढ़ जैसे शहरों को देखा जाता है एक बड़ा राज्य, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ एक बड़ा राज्य है और होनहार राज्य है और किसी भी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पर कि खुद का बिजली, खुद का ग्राउंड, खुद का खनिज, पानी, मिनरल सब हमारे पास होने के बाद भी हम अन्य राज्यों को हम बिजली सप्लाई करते हैं और चीज़ मिनरल सप्लाई करते हैं, कोयला सप्लाई करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर एक एकेडमी ऐसी बननी चाहिए जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो। और हमारे पास हेडक्वार्टर है, कोल इंडिया है, एनटीपीसी है, रेलवे है, इन सभी संस्थाओं को आगे बढ़ के इस हमारे लिए भाग लेना चाहिए, क्योंकि आज स्पोर्ट्स कोटा बंद होने की वजह से खिलाड़ियों की गिनती ग्राउंड में बहुत कम होने लगी है। तो इनसे निवेदन है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए खेल भर्ती चालू करें। इसी तरह मोइन मिर्जा क्रिकेटर हैं, वो क्या सोचते हैं हमारे देश में क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के क्या हालात हैं और क्रिकेट में भी क्या स्थिति है, तो मोइन अख्तर साहब की बात सुनते हैं। कि देखा जाए कि अपन क्रिकेट में आपको अच्छे कोचेस प्रोवाइड होते हैं, ठीक उसी तरह आप हर गेम में कोच प्रोवाइड होंगे, अच्छे ग्राउंड्स मिलेंगे तो प्लेयर बिल्कुल निकलेंगे। आप जैसा देखा जाए कि आप बहुत तरह देखा जाता है कि टैलेंट छोटे गांव में होते हैं, लेकिन उस जगह में आपको जाके प्लेयर्स निकालने पड़ते हैं।
हम प्लेयर वो आ नहीं सकते क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती। शहर के प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ मिल जाती है तो वो नज़र में आ जाते हैं, बट ग्राउंड के जो प्लेयर्स गांव के जो प्लेयर्स हैं उनको नज़र में आप नहीं आ सकते क्योंकि गांव में ही रह पाते। क्या लगता है आपको कि जितना कि बाकी खेलों को वो देना चाहिए महत्व, क्योंकि बाकी गेम में ही ओलंपिक है, क्रिकेट ओलंपिक में नहीं है, बट बाकी गेम है तो बाकी गेमों को भी वो देना। जैसे कि आप देखा जाए हमारे बिलासपुर बेहतराई में हॉकी का बना हुआ है स्टेडियम, रायपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम बना हुआ है, तो वहाँ अच्छे कोचेस प्रोवाइड होंगे तो प्लेयर्स ज़्यादा ही निकलेंगे। जी बिल्कुल, हर एक गेम का हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी हम देखा जाए तो हमारे पास हॉकी का स्टेडियम है जो टर्फ है, बाकी हर गेम्स के अलग अलग होने चाहिए, वो ज़रूरी है, तभी प्लेयर्स आपके सामने आते हैं। बेसबॉल खिलाड़ी अख्तर खान जी, इस पूरे खेल की जो हम अभी जिसको ओलंपिक को लेकर हमने बातचीत शुरू की और हम जमीनी सच्चाई पे आए कि वाकई में क्या हमारे यहाँ खिलाड़ियों को क्या सुविधाएं हैं, क्या उनके लिए कोच उपलब्ध हैं, किस तरह से वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए उनके भी संतुलन के समीकरण में क्या प्रतिक्रिया है उसको भी सुन लेते हैं। कि पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। सभी मेरे ख्याल से जितने भी सिटी या जो भी शहर हैं या छोटे से टाउन है वहाँ पे हर जगह स्टेडियम होने चाहिए और प्रत्येक जो खेल है उनके कोच होने चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है, देखा जाता है कि कोचेज नहीं है, किसी भर्ती नहीं होती है, जिस कारण से खिलाड़ियों को प्रॉपर बोला जाए गाइडलाइन नहीं मिलती है और वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या लगता है? बिल्कुल, अब देखे होंगे कि गली गली में क्रिकेट खेला जाता है और उसके सामने बिल्कुल हम लोग फीका महसूस करते हैं बाकी सब खेल वाले। और अगर हम लोग इसमें बेसिक में अगर हम करें तो जैसे अभी हम ओलंपिक में हम एक नजरे बहुत देख रहे थे कि हमको मेडल चाहिए, बहुत आस थी मगर नहीं आ पा रहा था। अगर हम लोग बढ़ावा करेंगे तो आने वाले समय बिल्कुल भारत ओलंपिक में भी बहुत आगे रहेगा मेडल में। सिलेक्शन सिस्टम को बिल्कुल सर, मेरा जो अभी कहना था कि कोचेज अगर भर्ती होंगे सब जिला लेवल से, अगर ब्लॉक लेवल से भर्ती होंगे तो बाकायदा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को समझ में आएगा कि हम लोग किस स्तर के, और उनके जो कोचेज रहेंगे वो उनको ऊपर तक लेवल पे लेके आएंगे तो वो जिला खेलेंगे या स्टेट लेवल पे खेलेंगे, तब उनकी प्रतिभा पूरे इंडिया में दिख रहेगी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, तब सिलेक्शन होना चाहिए। और हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे देखा जाता है कि जब ओलंपिक का समय आता है तभी वो टूर्नामेंट के समय खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है, और वही साथ के चीन और जो अमेरिका है जो हमेशा पहले और दूसरे पदक के स्थान पर रहती है, उन लोग जो रहते हैं वो क्या कहते हैं सिर्फ ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार करते हैं। तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और वैसे खिलाड़ी हमको भी तैयार करने की जरूरत है। संतुलन के समीकरण में जो हमारा विषय था कि खेल दुनिया में हम क्यों हो रहे हैं फेल, इस पर जब हमने अपने स्टूडियो में लोगों से बात की, अलग अलग जगह पे जाके बातचीत की, इसी श्रृंखला में हमने दिल्ली, लखनऊ और भोपाल में जो लोग खेल से जुड़े हैं उनसे भी बातचीत की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं चलिए उनको भी सुन लेते हैं। 125 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला देश भारत, लेकिन ओलंपिक में कहीं ना कहीं हम बहुत छोटे छोटे देशों से भी पीछे रह गए हैं। आखिर क्या ऐसे कारण हैं कि हम ओलंपिक में वो स्थान नहीं बना पा रहे हैं जो स्थान भारत का होना चाहिए? क्या सुविधाओं की कमी है, क्या फैसिलिटी की कमी है, क्या नीतियां खराब हैं, क्या है? इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ भोपाल में कोच मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महासिंह राव है, मैं द्रोणाचार्य अवार्डी हूँ और मैं भोपाल रेसलिंग एकेडमी में चीफ कोच हूँ। सर, आप कोचिंग यहाँ पर देते हैं, बच्चों को कोच यहाँ पर सिखाते हैं आप कुश्ती लड़ना। हम कहाँ पीछे रह रहे हैं? हम इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है। देखिए, हम कहीं पीछे नहीं रह रहे हैं। आप पहले इतिहास के ऊपर नज़र डालें कि 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में हमारे कुश्ती में एक मेडल आया था केडी जाधव का, जो ब्रॉन्ज मेडल था। बहुत लंबे अंतराल के बाद हमारा ओलंपिक में खाली हॉकी को छोड़ करके इंडिविजुअल गेम्स में कहीं मेडल नहीं था। 2002 में कर्नल मालेश्वरी का 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्नल मालेश्वरी का ब्रॉन्ज मेडल आया था भारोत्तोलन में। उसके बाद 2004 में मेडल हमारे आए, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का आया, 2004 में आए। फिर 2008 में हमारे मेडल जैसे रेसलिंग में सुशील का आया, 2012 में सुशील योगेश्वर दत्त का आया, 2016 में साक्षी मलिक का आया, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया सिल्वर और बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल आया, और 2024 के ओलंपिक में जो अभी हाल ही में पेरिस में संपन्न हुआ, इसमें अमन सहरावत का 57 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल है, जो मात्र एक पुरुष लड़का क्वालिफाई करके गया था। इसके अलावा
वीमेंस में हमें पहली महिला विनेश फोगाट है, वो फाइनल में पहुंची है। देखिए सब चीज़ों के प्रयास के बावजूद वो 100 ग्राम वजन से वो डिस्क्वालीफाई होगी। अगर रूल UWW के आगे नहीं आते, उसके दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो गोल्ड और सिल्वर की दावेदार तो थी। तो पिछले टोक्यो ओलंपिक में हमारे 7 मेडल आए थे, इस बार हमारे 6 मेडल आए, जिसमें मनु भाकर उसके 2 ब्रोंज मेडल हैं। शूटिंग में हमारे वैसे 4 मेडल आए हैं और हॉकी में हमारा मेडल दोबारा ब्रोंज मेडल रिपीट हुआ है। सुविधाओं में इस टाइम में भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं दी हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, किसी भी प्रकार की सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। और ये मेडलों की संख्या 2000 सिडनी ओलंपिक के बाद से बढ़नी शुरू हुई है। इससे पहले तो हमारे मेडल थे ही नहीं, छोड़ के हॉकी को। तो आप ये कहते हैं ना सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। आज देखिए भोपाल में ये रेसलिंग एकेडमी है, ऐसे इसके ऊपर बॉक्सिंग एकेडमी है, फेंसिंग है। मध्य प्रदेश सरकार ने 18 एकेडमी चलाती है, जिसमें एथलेटिक्स है, शूटिंग है, घुड़सवारी है, हॉकी है, जिसमें 5-6 खिलाड़ी हॉकी के इंडियन टीम में मध्य प्रदेश के हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस टाइम में मोदी जी ने जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खिलाड़ियों का हौसला जाते वक्त भी बढ़ाते हैं और वापस लौट करके आते हैं तब भी बढ़ाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो उसका ये परिणाम है कि हमारे ओलंपिक में मेडल आने लग गए। अब आप कहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी के बाद हमारे मेडल अब आने लगे हैं ना, तो समय लगेगा। आने वाले टाइम में हम एक तरफा जिस तरह से चाइना अमेरिका है उनकी तरह हम शीर्ष पर होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आज हर स्टेट, हर राज्य सरकारें खेलों के प्रति, इतनी सुविधाओं के प्रति जागरूक है, खिलाड़ियों के प्रति जागरूक है। और खेलों में जितनी सुविधाएं दी जाएं, खिलाड़ियों को जितनी फैसिलिटी दी जाए, वो किसी भी प्रकार की कोई भी राज्य सरकार और भारत सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण और हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है और भी कोई संघ है, हमारा भारतीय कुश्ती संघ है, जो भी किसी प्रकार की सुविधाओं के कमी किसी खिलाड़ियों को नहीं रहने दी जाती। आज जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण ने टॉप्स बना रखा, टारगेट ऑफ ओलंपिक पोडियम, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के बहुत सारी NCV चल रही हैं, उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के बहुत सारे खेलो इंडिया सेंटर चल रहे हैं। अभी टारगेट हमारा जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये टारगेट है कि 1000 डिस्ट्रिक्टों के अंदर खेलो इंडिया सेंटर डेवलप किए जाएंगे। जब हमारा खेल ग्रास रूट से, घर से, गांव से लेके शहर तक, हर गली और मोहल्ले तक जब खेल का, स्पोर्ट्स का टारगेट हमारा डेवलप होगा तो हम दुनिया के सिरमौर होंगे। इसका एक रीजन है, देखिए हमारे क्रिकेट है, आज इतना मीडिया के द्वारा प्रचारित है कि आज पूरे दुनिया में क्रिकेट में हम सबसे अव्वल हैं। हम चैंपियन बने, इस बार भी बने, 1980 में कपिल देव के टाइम में भी बने थे। हमेशा हमारी टीम अव्वल रहती है। तो क्या कि वो घर घर, गली गली तक क्रिकेट पहुंच गई है। इसी तरह से हमारे खेल हैं, वो हर घर, गली तक, गांव, मोहल्ले और पूरे देश में पहुंच चुके हैं। तो हमारा रिजल्ट 2028 के ओलंपिक में और बेहतर होगा, डबल डिजिट में हमारे मेडल आएंगे, 32 में और होगा। और हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि 2047 तक इंडिया खेलों का एक हब बने। 2036 का ओलंपिक वो लेना चाहते हैं और भगवान ने चाहा अगर हमें 2036 का ओलंपिक मिला तो इंडिया के बहुत सारे मेडल होंगे। युवाओं से क्या कहना चाहते हैं जो खेलों के प्रति रुचि रखते हैं, वो अगर इन खेलों के लिए आना चाहते हैं तो वो कैसे आ सकते हैं? क्या अपॉर्चुनिटी है सरकार की तरफ? देखिए सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोताही नहीं है, पूरी अपॉर्चुनिटी है। मैं युवाओं को आपके माध्यम से एक ही बात करना चाहता हूँ, जो युवा जिस खेल को लाइक करता है उसमें गहन टारगेट रख करके ओलंपिक टारगेट, वर्ल्ड चैंपियनशिप टारगेट, एशियन गेम्स टारगेट, कॉमनवेल्थ गेम्स टारगेट, इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं का टारगेट रख करके, और युवाओं के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि वो बच्चों का हौसला इतना बढ़ाएं कि बच्चे 2 ही चीज़ों में ध्यान रखें, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ खेल। अगर वो दोनों चीज़ों को चुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ी बहुत अव्वल होंगे। और अनुशासन सबसे पहली चीज़ है, जो खिलाड़ी अनुशासन में नहीं है वो कभी भी खिलाड़ी नहीं बन सकता।
देखिए आप यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये ओलंपिक तो हमारे पास 6 मेडल लेकर आया है, लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो हम कभी इतने भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज जो ओलंपिक में ये मेडल आ रहे हैं, आने वाले ओलंपिक्स में इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। आने वाले ओलंपिक में डबल डिजिट हम क्रॉस करेंगे, ये कहना है यहाँ पर मौजूद कोच का, और जो यहाँ पर बच्चों को लगातार ट्रेनिंग देते हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे और खेलों के बारे में गहन जानकारी जुटाएंगे। इस वक्त मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अकादमी में हूं और यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हमारे साथ हैं। सर, एक क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है। अजय, कौन सा गेम खेलते हैं आप? मैं जी रेसलिंग गेम खेलता हूँ, जिसका प्राचीन नाम मल्लयुद्ध है, कुश्ती के नाम से जो प्रसिद्ध है, और टीटी नगर भोपाल स्टेडियम में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी आबादी है हमारे भारत देश की, महज 6 मेडल हम लेकर आ पाए पेरिस ओलंपिक से, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या सुविधाओं में कमी है, क्या नीतियों में कमी है, या हमारे यहाँ इतने स्पोर्ट्स पर्सन नहीं? जी ऐसा है कि बोलते हैं लोग कि हमारा देश सबसे ज़्यादा आबादी में है, और फिर भी जो बाहर के देश हैं वो आबादी में कम है, वो मेडल ज़्यादा लेके आते हैं, लेकिन हमारा देश ही क्यों कम लेके आता है? इसलिए क्योंकि माता पिता ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते बच्चे। हरियाणा हैं और महाराष्ट्र जैसे कई राज्य ऐसे हैं जहाँ से बच्चों को खेल के प्रति ज़्यादा शौकीन है, माता पिता भी उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ माता पिता सपोर्ट नहीं करते, बच्चे बोलते खेल कूद है, चोट चाट लग जाएगी वगैरह आदि बातें हैं। इस वजह से माता पिता ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते बच्चे को, और जब घर से ही नहीं निकलेंगे, गेम के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तो कहाँ से फिर मेडल आएंगे ओलंपिक में? तो सबसे पहले तो माता पिताओं को सबसे पहले उन्हें ही सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे अगर खेल के प्रति भावुक हैं, अगर सोच रहे हैं, खेलने की प्रति कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए माता पिताओं को। हर एक बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। चलो कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई पढ़ाई में सक्सेस नहीं है आज के टाइम, बहुत भी लोग हैं, गेम में बहुत कुछ है। हर माता पिताओं को यही सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे भी सक्सेस हों, देश का नाम रोशन करें। पढ़ाई करने वाला यहीं तक जाता था, नौकरी पा करके यहीं पर सेटल हो जाते, लेकिन जो खिलाड़ी है वो देश विदेश में जा करके भारत देश का नाम रोशन करता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हर घर से माता पिता यही सोचे कि हमारे बच्चे भी ओलंपिक में जाएं और भारत देश के लिए मेडल लाएं और भारत देश का नाम रोशन करें। भारत को इस ओलंपिक में सिर्फ 6 मेडल मिले हैं और मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स अकादमी यहाँ पर है और यहाँ पर लगातार तैयारियाँ चलती रहती हैं। मेरे साथ एक स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन यादव है। आप क्या खेलते हैं? जी मैं कुश्ती खेलती हूँ। भारत को महज 6 मेडल मिले हैं, किस तरीके से देखती हैं आप? क्या तैयारियों में कोई कमी रह गई है, या नीतियों में कोई कमी है, या सुविधाओं में कोई कमी है? हम कहाँ कम पड़ रहे हैं? जी तैयारियों में और सुविधाओं में तो कोई कमी नहीं है। हमारे जो भारत में है ना, जो हर जगह पर खेल नहीं है, हर जगहों पर स्टेडियम नहीं है। हर जगहों पर स्टेडियम रहेंगे, खेल रहेगा और वहाँ पर सुविधाएं दी जाएंगी जगह जगहों पर, तो और ज़्यादा खिलाड़ी निकलेंगे। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्टेडियम नहीं है। अब यहाँ पे भोपाल में है और बहुत कम जगहों पर है स्टेडियम है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम हो, हर जगह खेल हो, और सभी के गांव में, शहर में सभी के माता पिता को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी डाला जाए, जिससे और ज़्यादा खिलाड़ी बनेंगे और ओलंपिक में पदक भी बढ़ेंगे हमारे इंडिया में। किस तरह की सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल रही हैं? क्या एक स्पोर्ट्समैन के लिए जो सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए वो प्रॉपर हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पर। A क्लास की सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा मैट है, और जो बोर्डिंग में बच्चे रहते हैंगे वो बोर्डिंग में बच्चों के लिए खाने पीने की और रहने की AC रूम है, और यहाँ की डाइट वाइट सब कुछ बहुत अच्छी है प्रॉपर बच्चों, और न्यूट्रिशन है, फिजियोथेरेपी है, जो एक खिलाड़ी के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। अच्छे खिलाड़ी कोच हैं, तो बच्चों के लिए हर तरीके की सुविधाएं हैं अकेडमी। क्या लगता है जो खिलाड़ी ओलंपिक में गए थे वो कहाँ चूक गए? कई खिलाड़ी जो है बहुत करीबी से चूक चुके हैं, तो ऐसा क्या लगा आपको? ऐसा है कि कुछ चीज़ उन्होंने मेहनत तो बहुत की होगी, और मेडल के लिए भी कई बार ऐसा होता है कि हम जो प्रैक्टिस में करते हैं वो बहुत अच्छा कंपटीशन में नहीं कर पाते हैं, या ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, या किसी भी तरीके की परेशानी, तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है जिससे वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं अपनी। आने वाले टाइम पर क्या लगता है आपको, क्या हमारे मेडल बढ़ेंगे अगले ओलंपिक में? जी बिल्कुल, अगर अच्छी सुविधाएं चलती रहीं और खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहे
और हमारी सरकार जो खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट कर रही है और सपोर्ट करती गई तो इस बार आने वाले 2028 के ओलंपिक में हमारे पदक जरूर बढ़ेंगे इंडिया के। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हाँ जी, मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई यहीं रायपुर से कंप्लीट की थी एंड मेरा फुटबॉल में हमेशा से इंटरेस्ट रहा था, तो मैं चाहता था कि मैं अपने इस पैशन को एक बार अपनाऊँ, कोशिश करूँ उसमें करियर बनाने की। एंड मैं चाहता था कि मैं इस खेल में फ़ुटबॉल को इंडिया में कुछ योगदान दे पाऊँ, तो इसलिए मैं यूरोप गया, इटली गया, मैंने फ़ुटबॉल कोच की पढ़ाई की है और मैं वहाँ पे एज अ फ़ुटबॉल कोच काम करने लगा। उस दौरान मैंने इस खेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और मुझे इससे अपने जो दोनों यही कह सकते हैं कि इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ की जो फ़ुटबॉल का लेवल है उसमें भी मुझे काफ़ी डिफरेंस पता चला और हम कहाँ अलग हैं, हमारी कहाँ सोच अलग है, हमारी क्या टेक्निक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ये सब चीज़ें पता चली हैं। देखिए, दोनों अलग चीज़ें हैं, वकालत, एजुकेशन, ये एकेडमिक्स, आप कोई एक चीज़ करते हैं, दूसरा स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, कोई भी एक आर्ट हो गया, आप कुछ भी कर सकते हैं और सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। और मैं अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो हम शायद स्पोर्ट्स में कहीं कल्चरली बहुत पीछे हैं। हम अपने देश में स्पोर्ट्स को कल्चरली नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन के नाम पे सिर्फ पढ़ाई चलती है, अच्छी बात है, बट हम शायद ये जो ज़िंदगी की जो और चीज़ें वो मिस कर जाते हैं। जब वो स्पोर्ट्स हो गई, म्यूज़िक हो गया, कोई और आर्ट हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम मिस कर जाते हैं एंड हम उसमें फ़ोकस नहीं कर पाते, तो हम कल्चरली मिस करते हैं। तो क्या होता है कि हम अपने बच्चों को, हम समाज में, हम सोसाइटी में उसको बढ़ावा नहीं दे पाते हैं, उसको उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है जितना उसे मिलना चाहिए सोसाइटी की तरफ से। इस वक्त हम मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स एकेडमी में हैं और यहाँ पर इस वक्त मैं बॉक्सिंग के कंपाउंड में आया हुआ हूँ। ये बॉक्सिंग का चैम्बर है। यहाँ पर जो है, जो बॉक्सिंग के प्लेयर्स होते हैं वो फाइट करते हैं। यहाँ पर इस पूरे जो आप ये देख रहे हैं इसके अंदर अब यहाँ पर कुछ खिलाड़ी भी हैं जो देखिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस तरीके से ये प्रैक्टिस करते हैं और तमाम वो सुविधाएं जो एक खिलाड़ी को चाहिए होती हैं वो सब यहाँ पर सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती हैं। एक स्पोर्ट्समैन यहाँ पर, एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि यहाँ पर बॉक्सिंग करते हैं और बॉक्सिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं उनसे भी बात करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह रावत है। भूपेंद्र जी, क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं अभी बॉक्सिंग कर रहा हूँ, नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ अपने। कैसी सुविधाएं आपको स्पोर्ट्स एकेडमी में मिल रही हैं अभी? बहुत बढ़िया सुविधाएं मिल रहे हैं, अच्छे कोचेस मिल रहे हैं, अच्छे गाइडलाइन मिल रहे हैं और हमारी तैयारी बस नेशनल मेडल मारना है और देश का नाम रोशन करना है और राज्य का नाम रोशन करना है। इतनी बड़ी आबादी है, इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद हमारे मेडल्स की संख्या अभी ओलंपिक में काफ़ी कम रही। किस तरीके से लेते हैं? ये इसको थोड़ा भी मैं उतना पॉजिटिव नहीं ले रहा हूँ, बट हमारे बॉक्सर मेहनत बहुत काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। धीरे धीरे चेंजेस होंगे, हर चीज़ बदली जाती है। अब मेहनत और अच्छी मेहनत होगी और इम्प्रूवमेंट आएगा, इन सब चीज़ों में मेडल जरूर आएंगे। देश के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे आप, जो स्पोर्ट्स में खासी रुचि रखते हैं लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो उनको क्या संदेश देंगे? उनको सिर्फ इतना संदेश दूंगा मैं कि मेहनत करें और मेडल, अब किसी भी चीज़ से हार ना माने। ऊपर अप डाउन तो लाइफ में आते रहते हैं, पर हार कभी मानना नहीं। हारता तो वही है जो रिंग छोड़ता है, जो हारता वही है जो नीचे गिरता है, जो नीचे गिर के भी उठता है उसी को मेडल मिलता है। किन किन तरह की सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल रही हैं प्रैक्टिस के लिए? हमें काफ़ी अच्छे कोचेस मिल रहे हैं, हमें फॉरेन कोच भी मिल रहे हैं और फॉरेन कोच के साथ हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। हमें टेक्निकली सिखाया जा रहा है, हमें फॉरेन की भी टेक्निक सिखाई जा रही है कि किस प्रकार विदेशी बॉक्सर एक रिंग में परफॉर्मेंस करता है। वो सब हम इस कोच के अंडर सीख रहे हैं। अपने इंडियन एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं और विदेश का भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, किस प्रकार खेला जाता है रिंग पे और किस प्रकार की इंडिया की स्कोरिंग भी तो समझ में आती है हमें, लेकिन विदेश में किस प्रकार स्कोरिंग होती है इंटरनेशनल में, वो भी हमें कोचेस समझा रहे हैं। देखिए आप, ये मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स एकेडमी है और यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये पूरा जो चैम्बर आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर जो है अलग अलग तरह की प्रैक्टिस यहाँ पर खिलाड़ी करते रहते हैं। सरकार वो हर सुविधा खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रही है जो खिलाड़ियों की ज़रूरत है। बस हर खिलाड़ी अब यहाँ पर यही कह रहा है कि आने वाले ओलंपिक्स में भारत के मेडल बढ़ेंगे और आप देखिए आने वाले टाइम पर भारत निश्चित तौर पर जो है मेडल लेकर आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कैमरामैन सलमान के साथ भोपाल से एशियन न्यूज़ रवि साहू। तो यह है हमारे देश में खेल और खेल से जुड़े लोगों का कहना। हम अगली बार किसी अन्य मुद्दे के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।